हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर स्टार्टिंग किए थे जिसका नाम क्या था, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण। उसी लेक्चर को क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। मतलब वो जो चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसी का आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ तक कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं, और पोषक तत्वों से हम लोग को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। पोषक तत्वों का कैटेगरी भी बताए थे कि पोषक तत्वों के अंतर्गत किन किन को रखा गया है। पोषक तत्वों के अंतर्गत हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन और जल को रखते हैं, जिसमें से आज को हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आज करेंगे पोषक तत्वों में से एक कैटेगरी जिसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्करा। तो शुरुआत किसका करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का आज हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जो है क्या, कार्बोहाइड्रेट आपका दो शब्दों से मिलके बना है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है या फिर दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द का नाम क्या है, कार्ब। एक शब्द का नाम क्या है, कार्ब। दूसरे का नाम क्या है, हाइड्रेट। ठीक है, एक शब्द का नाम क्या है, कार्ब। दूसरे का नाम क्या है, हाइड्रेट। कार्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कार्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और हाइड्रेट वर्ड जब भी आपको दिखे, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल। क्या होता है, जल। ठीक है, तो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है कार्ब, दूसरा क्या है, हाइड्रेट। जिसमें से कार्ब का मतलब क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। अब देखिए, कार्बन जो है, कार्बन को हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से। और पानी जो है, पानी का सूत्र क्या है, H2O है। इससे हमको क्या समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला हो गया सी, पहला क्या हो गया, सी लिख दिए। दूसरा हो गया एच लिख दिए। तीसरा हो गया ओ, क्या लिख दिए, ओ। इसका अर्थ है कि कार्बोहाइड्रेट में तीन मौजूद तत्व हैं। क्या क्या नाम है, CHO। अगर पूछा जाए कि सी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, तो इसका कुछ इस तरह से अर्थ निकलेगा। सी का मतलब क्या होता है, कार्बन। सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। ये तीनों क्या है, तत्व है। इन्हीं तत्वों से मिलकर क्या होता है, किसी यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में मौजूद तत्व क्या क्या है, यदि पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में मौजूद तत्व क्या क्या होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए, पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में तीन ही तत्व मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आगे बढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट के तत्वों का कुछ रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है या फिर कुछ यौगिक सूत्र होता है। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं दुनिया में, सभी का यही सूत्र होता है। ठीक है, कुछ अलग से सूत्र नहीं बनता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nOn। क्या होता है, CnH2nOn। ये अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र या फिर यौगिक सूत्र क्या होता है, तो आपको क्या देना, आपका आंसर क्या होना चाहिए, CnH2nOn। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनमें से सामान्यतः यह सूत्र पाया जाता है, CnH2n और ON। अब देखिए, ये जो तत्व पाए गए हैं, ये जो तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो तत्व हैं ये कुछ निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, यौगिक। किसका यूज करेंगे, यौगिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। यौगिक में क्या होता है, यौगिक तत्वों से मिलकर बनता है। सबसे पहले, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। यौगिक जो है, यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दूसरा, जो तत्व होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, यानी कि कुछ निश्चित अनुपात में ही रहेंगे। ठीक है, वो निश्चित अनुपात में पाया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कुछ न कुछ तत्व पाया गया, और वो जो तत्व है उनका एक फिक्स रेशियो रहता है। और वो रेशियो किस चीज का रहता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। कितना रहता है, 1:2:1। यहाँ पर जो भी तत्व है आपके सामने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1:2:1। समझ में आ गया। जितने भी आपका कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे वो आपको इसी फॉर्मेट में दिखाई पड़ेंगे, 1:2:1 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे 1:2:1 आता है। देखिए, एक
कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अब यहाँ पर जो भी नंबर हैं, ठीक है, जो भी नंबर हैं इनको अब अगर लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो C के जगह पे कितना लिखा हुआ? 6, यहाँ कितना लिखेंगे? 6। H की जगह पे कितना? 12, यहाँ कितना लिखेंगे? C के जगह पे कितना लिखा हुआ है? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। H के जगह पे कितना लिखा हुआ है? 12, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 12। O के जगह पे कितना लिखा हुआ है? 6, तो O के जगह पे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। अब इसको अगर काटते हैं तो आपका जो रेशियो निकलेगा वो आएगा 1:2:1। कितना आएगा? 1:2:1। इससे क्या समझ में आया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, जो कि होता कितना है? 1:2:1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कार्ब और हाइड्रेट, जिसमें कार्ब का मतलब कार्बन होता है, हाइड्रेट का मतलब पानी होता है। कार्बन मतलब C और पानी का सूत्र क्या है? H2O। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में मौजूद तत्व क्या क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, और इनका एक सूत्र भी होता है, ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो एक निश्चित सूत्र में पाए जाते हैं, और वो सूत्र है क्या? CnH2nOn। और इसका एक निश्चित अनुपात भी होता है। अनुपात होता कितना है? 1:2:1। इसका मतलब क्या है? कार्बन का 1 मात्रा, हाइड्रोजन का 2 मात्रा और ऑक्सीजन का 1 मात्रा, ऐसे करके वो रहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। कल हम लोग पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। हम लोग पिछला लेक्चर में क्या देखे थे कि जितना भी पोषक तत्व हैं वो उनको यौगिक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। एक का नाम क्या था? कार्बनिक यौगिक। दूसरा का नाम क्या था? अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कौन आएगा? वैसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको हम लोग रखेंगे कार्बनिक यौगिक में, और ऐसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको हम लोग रखेंगे अकार्बनिक यौगिक में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है यह क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को एक कार्बनिक यौगिक माना जाता है। अब आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है एक रासायनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि ये जो है ये 3 केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है, CHO। और यौगिक क्यों बोल रहे हैं? ये जो तत्व हैं इनका एक फिक्स रेशियो होता है, जो कि कितना होता है? 1:2:1। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को एक रासायनिक यौगिक माना गया है। समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी यौगिक होते हैं वो तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? तत्व हैं। और यौगिक होने के लिए उनका जो रेशियो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं दुनिया में सबका एक ही रेशियो मिलेगा आपको, 1:2:1। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जब पोषक तत्वों के कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कैटेगरी क्या किए थे कि ऊर्जा के आधार पर भी पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के आधार पर भी पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। एक जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा जिनसे ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऐसे कैटेगरी में आएगा जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। यह सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो अगर पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिनसे सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व और विटामिन आते हैं। तो जितने भी नाम लिए उनमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जिनसे सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर पूछेगा कितना, तो 70 से 80% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग का शरीर में 100% ऊर्जा है, अगर हम लोग का शरीर में 100% ऊर्जा है, तो उस 100% में 70 से लेके 80% तक ऊर्जा सिर्फ कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। समझ में आ गया? अगर हम लोग का शरीर में 100% ऊर्जा है तो उस 100% में 70 से 80% ऊर्जा अकेले कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है।
तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की पहचान के बारे में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होता कैसे है और हम लोग कैसे जानेंगे कि इस पदार्थ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए, आम जीवन में कार्बोहाइड्रेट का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। मतलब मीठा पाए जाने वाला जितने भी चीज हैं, मीठा पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं या फिर वस्तु हैं, सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे करेंगे? कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं और उसमें अगर मीठापन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मीठापन, तो समझ जाइएगा उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। और अगर कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? शुगर, चीनी बोल देते हैं, सीधा क्या बोलते हैं? चीनी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में अगर बोलेंगे कि क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शुगर। क्या आंसर होना चाहिए? शुगर। अब बढ़ते हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनका भी एक लिमिटेशन होता है कि आपको आपके शरीर के लिए कम से कम इतना तो आपको पोषक तत्व लेना ही चाहिए। ठीक है, इतना पोषक तत्व जो है आपको लेना ही चाहिए आपके शरीर के संतुलन के लिए। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए जो कि शरीर के लिए क्या होगा? अच्छा हो। तो एक दिन में आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए 350 से 450 ग्राम। 350 से 450 ग्राम के बीच में आपको एक दिन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे आपका शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा और लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। अब हम लोग देखेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है, मतलब ऊर्जा को मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैलोरी। ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। जिस तरह से द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में, उसी तरह से ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? कैलोरी में। तो पूछा जाएगा कि टोटल आपका एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? 350 से 450 ग्राम। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलेगा? 4.2 कैलोरी का ऊर्जा मिलेगा। इतना भी समझ में आ गया कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, तो आपको एग्जाम्पल में मिलेगा आलू, चावल, मक्का, रोटी, ब्रेड, फल, सूखे फल, गन्ना, शहद, गुड़ आदि। यहाँ पर चीनी को भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, चीनी को भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल है इनमें आपको क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है पाई जाती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप को हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछेगा यूनिट क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछेगा यूनिट क्या है यानी कि इकाई क्या है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट का नाम क्या है? सेकेराइड। क्या नाम है? सेकेराइड। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यूनिट का मतलब क्या होता है? तो यूनिट का मतलब होता है जिससे मिलकर कोई चीज बनता है। जैसे कि आपको पता होगा यह जो पूरा घर है, ये क्या है? ये घर है। ये घर जो है एक एक ईंट से मिलकर बना होता है। मतलब ये घर जो है किससे मिलकर बना होता है? ईंट से मिलकर बना होता है। तो इस घर के लिए ये क्या है? घर। ये क्या है? ईंट। इस घर के लिए ईंट क्या है? इकाई है, मतलब यूनिट है। ठीक है, ये घर किससे मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बना है। इसीलिए इस घर के लिए ईंट क्या हो जाएगा? आपका इकाई। क्या कहलाएगा? इकाई। ठीक है, और एक चीज, हम लोग का जो पूरा शरीर है ये किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो हम लोग के शरीर के लिए यूनिट क्या होता है? कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। यानी कि जिससे मिलकर कोई चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। या फिर जिस शरीर का निर्माण हुआ है या फिर जिस वस्तु का निर्माण हुआ है उसका सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? उसका सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाता है? यूनिट। क्या कहलाता है? यूनिट या फिर इकाई। अब इसी में देखिए ये जो पूरा कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? पूरा कार्बोहाइड्रेट है। अब मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट तो अभी इस तरह दिखाई पड़ रहा होगा, पहले ये कुछ न कुछ चीजों से जरूर मिलके बना होगा। ये जो पूरा कार्बोहाइड्रेट है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटा छोटा चीजों से मिलकर बना है। ये एक छोटा चीज, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया। इन टुकड़ों से मिलके बना है। तो इन टुकड़ों का नाम क्या है? इन टुकड़ों को बोलते हैं सेकेराइड। क्या बोलते हैं? सेकेराइड। जैसे कि ये एक सेकेराइड हो गया, ये एक सेकेराइड होगा, ये एक सेकेराइड हो गया, ये भी सेकेराइड है, ये भी सेकेराइड है, ये भी सेकेराइड है। ठीक है, तो जितने भी सेकेराइड हैं जितने भी सेकेराइड हैं इतने सारे सेकेराइड से मिलके कार्बोहाइड्रेट का
निर्माण हुआ है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको पूरा वाला दिख रहा है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी किसी से मिलकर जरूर बना होगा। तो ये मिलकर बनता है किससे? सैकराइड से। किससे मिलकर बनता है? सैकराइड से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सैकराइड। या फिर कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? सैकराइड से। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? सैकराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट की बंटवारा। ठीक है, कि हम लोग जानेंगे कि सैकराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? सैकराइड के आधार पर। सैकराइड होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट। अब क्या देखना है कि सैकराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, सैकराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सैकराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया मोनोसैकराइड। पहला क्या हो गया? मोनोसैकराइड। दूसरा क्या हो गया? ओलिगोसैकराइड। दूसरा क्या हो गया? ओलिगोसैकराइड। तीसरा क्या हो गया? पॉलीसैकराइड। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तीसरा पॉलीसैकराइड। अब समझते हैं कि मोनोसैकराइड क्या होता है, ओलिगोसैकराइड क्या होता है और पॉलीसैकराइड क्या होता है। मोनो वर्ड का मतलब ही होता है वन। क्या होता है? वन। इसका मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की एक मात्रा पाई जाती है। मोनोसैकराइड का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की एक मात्रा पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाती है? एक मात्रा पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड के एग्जांपल में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये किस सैकराइड का एग्जांपल है, तो आपको आंसर देना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो है ये मोनोसैकराइड का एग्जांपल है। मोनोसैकराइड में बस इतने आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं और गैलेक्टोज आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओलिगोसैकराइड को। ठीक है, ओलिगोसैकराइड जो है फ्रेंड्स, ओलिगोसैकराइड उसको बोलेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, ओलिगोसैकराइड उसको बोलेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 2 से 10 तक रहती है। 2 से 10 तक कुछ भी हो सकता है आपका, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर, लेकिन रहेगा इतने तक। मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है या तो उसमें 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा। इसी तरह से कहां तक रह सकता है? 10 तक रह सकता है। तो ओलिगोसैकराइड में आपको याद रखना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 2 से लेकर 10 तक रहती है। 2 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अगर पूछेगा कि ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आपको बताना है ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज और क्या है? गैलेक्टोज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पॉलीसैकराइड को देख लेते हैं। पॉली वर्ड का मतलब ही तो बहुल। क्या होता है? बहुल। अब बहुल का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। जिसकी मात्रा बहुत अधिक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली। क्या बोलते हैं? पॉली। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड का मतलब ही क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 10 से अधिक हो। जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 10 से अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकराइड। अब पॉलीसैकराइड का एग्जांपल में आएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन। क्या क्या आएगा? सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोसैकराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 होती है, ओलिगोसैकराइड जिसमें कार्बन की मात्रा 2 से लेकर 10 तक रह सकती है, और पॉलीसैकराइड जिसमें कार्बन की मात्रा 10 से अधिक रहेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल का बात करें तो मोनोसैकराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अगर ओलिगोसैकराइड का एग्जांपल का बात करें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसैकराइड का एग्जांपल का बात करें तो सेल्यूलोज आएगा, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन। तो ये था हम लोग का सैकराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का बंटवारा। अब हम लोग देखेंगे मोनोसैकराइड को, फिर देखेंगे ओलिगोसैकराइड को, फिर देखेंगे पॉलीसैकराइड को। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो अब जो है मोनोसैकराइड, सैकराइड क्या होता है आपको पहले ही बता दिए। सैकराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है जिससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो का मतलब कार्बोहाइड्रेट का कितना मात्रा पाया जाएगा? 1। ठीक है, मोनोसैकराइड का मतलब क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाएगी? 1। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की 1 मात्रा पाई जाती है। और मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल में आपको क्या क्या बताएं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। क्या क्या बताएं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगर ग्लूकोज का सूत्र देखें तो C6H12O6 होता है। अगर फ्रक्टोज का सूत्र देखें C6
H12O6 होता है। उसी तरह से अगर गैलेक्टोज का सूत्र देखें तो C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का जो सूत्र है वो क्या है, सेम है। तीनों का सूत्र क्या है, लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। तो अगर ये तीनों का सूत्र अगर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो गुण होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इनका जो सूत्र है वो क्या है, सेम है। इनका सूत्र अगर देखेंगे तो क्या है, सेम है, लेकिन इनका सूत्र सेम होने के साथ साथ इनका गुण में परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, इनका गुण क्या होता है, अलग अलग। ग्लूकोज का अलग गुण होता है, फ्रक्टोज का अलग गुण होता है, गैलेक्टोज का अलग गुण होता है। अगर तीनों का अलग गुण नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता, एक बार में पढ़ लेते ग्लूकोज। ठीक है, जबकि सूत्र समान है। तो एक चीज आपको क्या याद रखना है कि ऐसे तत्व जिनका सामान्य सूत्र समान हो, ऐसे तत्वों का ग्रुप या फिर ऐसे तत्वों का समूह जिसका सामान्य सूत्र जो है वो तो समान रहे लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग रहे। क्या बोले, ऐसे तत्वों का समूह जिनका सामान्य सूत्र तो समान रहे लेकिन रासायनिक गुण जो है वो क्या रहे, अलग अलग रहे, वैसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर या फिर समरूप। जो देखने में तो एक जैसा हो लेकिन उन लोगों का काम क्या हो, बिल्कुल अलग अलग हो। आपको दिखाई पड़ रहा होगा तीनों का जो सूत्र है वो देखने में क्या है, एक जैसे है, लेकिन तीनों में जो गुण पाया जाता है और तीनों जो काम करते हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग करते हैं। इसीलिए ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, यानी कि समरूप है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोमर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तीनों जो आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है, ये तीनों में एक फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है। ये तीनों में अगर पूछा जाए तो एक फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्यात्मक समूह भी पाया जाता है। तो अगर बात करें ग्लूकोज का, ग्लूकोज में जो कार्यात्मक समूह पाया जाता है उसका नाम है एल्डिहाइड। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उनका नाम क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम लोग -CHO ग्रुप में रखते हैं। ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, जब केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे उस टाइम आपको समझा भी देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको याद रखना है ग्लूकोज कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या पहचान है, -CHO ग्रुप। ठीक है, अब क्या है, फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो कार्यात्मक समूह है वो है कीटोन। क्या है, कीटोन। फ्रक्टोज का जो कार्यात्मक समूह है वह क्या है, कीटोन। और कीटोन का हम लोग डबल बॉन्ड O ग्रुप में रखते हैं। ये डबल बॉन्ड है, 11 नहीं है, डबल बॉन्ड O ग्रुप में रखते हैं। किसको, फ्रक्टोज को। अब देखते हैं गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज को भी जो है हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में रखते हैं। गैलेक्टोज को कौन सा ग्रुप में रखते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, -CHO ग्रुप। ठीक है, यही था ये तीनों का फंक्शनल ग्रुप। तीनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, इसीलिए इनका जो प्रॉपर्टी में भी विभिन्नता पाई जाती है। मतलब अगर किसी का कार्यात्मक समूह अलग अलग है तो उनके गुणों में भी विभिन्नता पाई जाएगी, भले वो एक जैसे क्यों ना दिखता हो। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज जो है यह मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है। ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है। ग्लूकोज का हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर, यानी कि रक्त शर्करा या फिर रुधिर शर्करा। अगर पूछा जाए कि रक्त शर्करा या फिर रुधिर शर्करा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग रक्त शर्करा या फिर रुधिर शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब ब्लड शुगर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब आपके ब्लड में, ठीक है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब एक हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन। उस इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से ही या फिर इंसुलिन हार्मोन के बाहर आने से ही आपको ब्लड शुगर की समस्या आती है। इसीलिए जिसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि इंसुलिन जो है, आपका जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड शुगर में इंसुलिन हार्मोन का जो इंजेक्शन है क्यों दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा देने वाला शर्करा भी कहा जाता है। तुरंत ऊर्जा देने वाला शर्करा का अगर बात करेंगे तो कौन होगा, ग्लूकोज। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप लोग को पढ़ाए हैं पाचन क्रिया। क्या पढ़ाए हैं, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में आप लोग को बताए थे कि पाचन क्रिया में आपका एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है
वो आपका मुंह से शुरू होगा और छोटी आंत तक क्या होता है, जाता है वो मुंह से लेके छोटी आंत तक, तब जाके पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। मतलब आपको कोई चीज को अगर पचाना है, जब तक पचेगा नहीं तब तक तो आपको एनर्जी मिलेगा नहीं। मतलब आपको मुंह से लेके छोटी आंत तक का प्रोसेस पहले गुजारना पड़ेगा, तब आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो पाचन है वो आपका मुंह में ही हो जाता है। ग्लूकोज का पाचन मुंह में डालते ही हो जाता है। इनके पाचन होने के लिए हम लोग को छोटी आंत तक का वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का पाचन कहाँ हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है। अब मुंह में ही हो गया तो इसीलिए हम लोग को ये क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए आप देखे होंगे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो थक गया है, उनको तुरंत ऊर्जा की जरूरत है, तो भी क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। चक्कर आने वाले व्यक्ति को भी तुरंत में क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं या फिर जितने भी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, जैसे हम लोग देखें मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और तीनों का एग्जांपल था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ठीक है। जितना भी सारा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कार्बोहाइड्रेट, उन सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट फॉर्म किसका है, तो आपको जवाब देना है सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट फॉर्म जो होता है वो ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है। सबसे इजी और सबसे सिंपल फॉर्म में कौन है, कौन होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो आपको जवाब क्या देना है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब पूछा जाएगा कि ग्लूकोज मिलता कहां से, तो ग्लूकोज जितने भी रस पाने वाले जितने भी मतलब ये वस्तु है उनसे हमको ग्लूकोज मिलता है। जैसे कि फलों के रस हो गए, ठीक है, माड़ वगैरह हो गया, सब में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको ग्लूकोज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रक्टोज, किसको देखते हैं, फ्रक्टोज को, ठीक है। तो फ्रक्टोज जो है ये फलों में पाए जाने वाले शर्करा है। फ्रक्टोज जो है फलों में पाए जाने वाले शर्करा है। अगर आपसे पूछेगा कि फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है या फिर फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए कि फलों में पाए जाने वाले शर्करा का नाम क्या है, तो आपका जवाब देना है फ्रक्टोज। या फिर आपसे पूछा जाए कि फलों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। फल में जो मीठापन होता है, फलों में फल को जो खाते हैं उस पे हमको जो मीठापन लगता है, वह मीठापन जो होता है वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। तो आपका और एक सवाल क्या हो गया, फलों की रस में जो मीठापन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, फ्रक्टोज के कारण से पाया जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। यानी कि फल से रिलेटेड आपका कुछ भी एग्जाम्पल दे दे या फिर फल से रिलेटेड कुछ भी अगर शर्करा के बारे में आपको क्वेश्चन दे दे तो उसका आंसर हमेशा आपको क्या करना है, फ्रक्टोज को टिक करना है, ठीक है। इसीलिए इसको फलों वाली शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, फलों वाली शर्करा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा फ्रक्टोज के बारे में। फलों में पाए जाने वाले शर्करा फ्रक्टोज, फलों की रस में जो मीठापन होता है वो भी फ्रक्टोज, फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट फिर भी फ्रक्टोज। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज को फलों वाली शर्करा बोलते हैं या फिर फ्रूट कार्बोहाइड्रेट या फिर फ्रूट शुगर, ठीक है। उसके बाद यह गन्ने वाली शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, कौन सा ऐसा वस्तु है जिस पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा की मात्रा पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए गन्ना। आंसर क्या होना चाहिए, गन्ना। गन्ने में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा, ठीक है। और गन्ने वाला शर्करा, और ये जो गन्ना है गन्ने में भी रस पाया जाता है और रसों वाली शर्करा इसी में, ठीक है। तो गन्ने वाली शर्करा अगर पूछा जाए कि गन्ने वाला शर्करा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फ्रक्टोज। गन्ने वाला शर्करा फ्रक्टोज को ही बोला जाता है, शुगर केन, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, ठीक है, जितना भी शर्करा है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा कौन है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा जो शर्करा है उसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। क्या नाम है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा शर्करा वाली वस्तु का नाम क्या है, या फिर सबसे ज्यादा, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, ठीक है, शर्करा वाली वस्तु का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गन्ना। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे मीठा शर्करा का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज के बारे में इतना सारा
पॉइंट था। अब हम लोग क्या देखेंगे, गैलेक्टोज के बारे में। किसके बारे में? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है यह लैक्टोज शर्करा के टूटने से बनता है। हम लोग लैक्टोज शर्करा जो है ये आगे हम लोग देखेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि गैलेक्टोज का निर्माण कैसे होता है, आपको सिंपल सा जवाब देना है, गैलेक्टोज जो है इसका निर्माण लैक्टोज शर्करा के टूटने से बनता है। आज का लेक्चर में आप लोग का इतना ही। कल से हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का और एक पार्ट ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके ठीक बाद आप लोग का एक एमसीक्यू और वन लिनियर सेशन का स्टार्टिंग हो जाएगा, तो वो आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।